नमस्कार। गुड आफ्टरनून। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। रोजाना 1 बजे से हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी। और आज इंडियन पॉलिटी में हम लोग पढ़ेंगे संसद। कल हमने कैबिनेट कमेटी के बारे में पढ़ा था। वो बहुत ही छोटी क्लास थी, बहुत ही टॉपिक छोटा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में। आप लोग पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, दोनों को आप लोग फॉलो कर लेंगे। और 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स मिलेंगे आपको अनअकैडमी पे, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे मदद करेंगे। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी के, सभी कोर्स आने वाले कोर्सेज हैं जो अभी सब शुरू होंगे। और ये 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है यहाँ पे। एक प्लस, आइकॉनिक प्लस जो है कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन बैच, इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और इसके लिए फाउंडेशन 1 साल का है, 2 साल का है और 3 साल का है। 1 साल का फाउंडेशन उनके लिए जिनको 2022 में एग्जाम देना है, उनकी फीस है 49,500 रुपए। एडमिशन के समय आपसे एक कोड मांगता है, वहां पे एक रेफरल कोड, तो वही उस कोड की जगह पे आप डालेंगे स्वदीप, SWADEEP। ये मेरा कोड है, आप इसको डालेंगे तो आपको फीस में 10% डिस्काउंट में मिलेगा और आपकी फीस होगी 44,550 रुपए। दूसरा जो आप डालेंगे वो है 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल इस पे भी करेंगे तो 10% डिस्काउंट 64,800। जो 24 महीने का, जो लोग 2 साल के लिए लेंगे, जिनको 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना है उनके लिए। तीसरा है 3 साल के लिए 36 महीने का, यानी उनके लिए जो भी 12th में है या अभी भी 12th पास आउट हुआ है इस साल, उनके लिए जो अभी से यूपीएससी का प्लान किए हैं उनके लिए 90,000 रुपए। यहाँ पर भी कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, 81,000 रुपए फीस होगी। कोड है स्वदीप। दूसरा आइकॉनिक, आइकॉनिक में भी प्लस कोर्स वाली सारी चीजें होंगी क्योंकि कंप्लीट फाउंडेशन है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स जैसे पर्सनल कोच मिलेंगे पर्सनली तैयारी के लिए, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी और पर्सनल फीडबैक भी आपको मिलेगा। इसका जो 12 महीने का, यानी इस पे भी 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्लान है, सेम वैसा ही। 12 महीने का जो है 69,500, इस पे भी कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% डिस्काउंट, फीस होगी 62,550। 2 साल के लिए लेंगे 1,07,000, कोड का इस्तेमाल करेंगे 96,300। और 3 साल के लिए 1,41,000, कोड का इस्तेमाल करेंगे 1,26,900। तो ये सारा प्लान, ये है ऑप्शनल। उधर तो हो गया जीएस। यहाँ पे ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। 6 महीने का ऑप्शन का फीस है 22,500। कोड का इस्तेमाल करेंगे यहाँ भी 10% डिस्काउंट, 20,250 रुपए में। 1 साल का 27,500, कोड के इस्तेमाल के बाद 24,750। 2 साल के लिए 40,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000। और 3 साल के लिए 50,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए। तो ये सारा प्लान है। और 11 तारीख से अनअकैडमी बैच शुरू करे 2021, 22, 23 के लिए। 2021 के लिए 6 महीने का, 22 के लिए 22 का फाउंडेशन बैच 1 साल का और 23 के लिए 2 साल का फाउंडेशन बैच। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये 11 जनवरी से शुरू हो रहा है, 11 जनवरी से। और ये प्रीलिम्स के लिए बैच है 2021 का, 6 महीने का बैच है, तो जरूर इसको ज्वाइन करिए। दूसरा है 11 जनवरी से ही 1 ईयर फाउंडेशन बैच 2022 के लिए ये है। और ये आपका इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल सब में है, आप किसी में भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा भाई 11 तारीख से 2 साल के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 2023 के लिए। ये भी आपका इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल सब में। और एक एनसीईआरटी का बैच भी 11 तारीख से शुरू कर रही है अनअकैडमी। आप ये भी हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सब में देख सकते हैं। ध्यान से पढ़ें, कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। कोड है स्वदीप, SWADEEP। आपको फीस में 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। उसके बाद अगला है ये जो मैं आप लोगों को बताया था कि अनअकैडमी का अगर कोई जीएस का आइकॉनिक और ऑप्शनल साथ में लेता है कॉम्बो ऑफर, तो 1 साल की फीस है 88,705, 2 साल का है 131,510, 3 साल का है 167,220। तो इन तीनों पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे भी 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और अगर यहाँ पे जीएस का प्लस कोर्स ले लेते हैं और ऑप्शनल लेते हैं तो इसका भी 1 साल का है 70,103, 2 साल का है 99,680 और 3 साल का है 21,200। तो इसमें भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। और आइकॉनिक थोड़ा अपग्रेड हुआ है, कुछ फीचर्स इसमें और जोड़े गए हैं। इसके आने वाले समय में प्राइस हाइक होने वाला है, तो इसका सब्सक्रिप्शन भी आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करें। इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे स्वदीप का। और आप लोगों को पता है कि इस टाइम पे मैं आप लोगों को रोजाना 1 बजे पढ़ाता हूँ 1 PM पे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, जो प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है।
आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में। संसद एक्चुअली बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो ये 2 क्लास लगेंगे इसमें। तो आज हम लोग इसका पहला क्लास देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल तरीके में। संसद, पार्लियामेंट, क्या कह रहा है संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, जरूर ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अभी आगे देखेंगे क्या होता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो जो संसदीय प्रणाली है, इसको अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखता है। भारत में संसदीय प्रणाली आप लोगों को पता ही है। और संविधान के 5वें भाग, संविधान का भाग 5, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में हमारे संसद के बारे में, संसद के गठन के बारे में, संसद की संरचना, संसद की अवधि, संसद के अधिकारियों, संसद में क्या क्या प्रक्रियाएं, क्या क्या विशेषाधिकार और संसद की शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है संविधान के भाग 5 में। और अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक में हमारे संसद के बारे में है सारा आर्टिकल, ध्यान में रखेंगे। 79 से लेकर 122 तक में जो भी आर्टिकल आएगा संसद के बारे में, और इसमें संसद का गठन, संरचना, अवधि, अधिकारी, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति, सब चीज के बारे में वर्णन किया गया है। संसद के गठन के बारे में देखिए क्या कह रहा है। संसद का गठन, संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। हमारे भारत के संसद के 3 अंग हैं। पहला होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये 3 अंग हैं हमारे संसद के। और 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया। और 1954 में ही राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया था हमारे संसद में, जहां पे पहले शब्द था राज्य परिषद एवं जनता का सदन। ठीक है, पहले राज्य परिषद था ये, और ये था जनता का सदन लोकसभा। तो इनको क्या है कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्य के परिषद को राज्यसभा और जनता के सदन को लोकसभा कहा गया। और राज्यसभा जो होता है हमारा, वो उच्च सदन कहलाता है, यानी ये दूसरा चैम्बर है या बड़ों की सभा होती है राज्यसभा में। जबकि जो लोकसभा होता है हमारे यहाँ, वो निम्न सदन, निचला सदन होता है। ये पहला चैम्बर होता है और एक चर्चित सभा होती है। ठीक है, और राज्यसभा बड़े लोगों की सभा। और राज्यसभा में राज्य व संघ के राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। जो राज्यसभा होते हैं उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, वो भाग लेते हैं इसमें, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में। जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। और हमारे राज्यसभा में बड़े लोगों का, यानी हमारे संघ का, राज्य के जो मुखिया होते हैं, वो राज्यसभा के सदन में भाग में लेते हैं। और देखिए, हालांकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखिए कि जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, और न ही वो संसद में बैठता है। लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। ठीक, और ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता, उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देता। इसलिए राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। और राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है। उदाहरण स्वरूप, राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है, या बुलाता है या विघटन करता है। ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति ही करता है। और लोकसभा को विघटित कर सकता है राष्ट्रपति। और जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये इतनी सारी शक्तियां संसद के बारे में किसकी है? राष्ट्रपति की है। अगला देखिए, और इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की जात पर आधारित है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटिश की तरह है, सॉरी ब्रिटेन के संविधान की तरह। और ब्रिटेन की संसद ताज, ये ताज है ना, जात नहीं है, ये ताज है।
ठीक है, ये जात का टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ब्रिटेन की ताज पर आधारित है। और ब्रिटेन की जो संसद ताज है यानी राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऊपरी सदन वहां पे कहा जाता है ब्रिटेन की संसद में। जो ऊपरी सदन है, जो मतलब हमारी जो राज्यसभा है, उसको भी ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। वो हाउस ऑफ कॉमन यानी आम लोगों की सभा, उसको वहां पे निचला सदन जो हमारे यहाँ लोकसभा को कहा जाता है। ये मिलकर बनती है ब्रिटेन की संसद। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा से मिलकर बनती है। हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन यानी आम लोगों की सभा। और इसके विपरीत अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ठीक है, भारत का संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से मिलती जुलती। और अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और कांग्रेस के अंतर्गत सीनेट जो ऊपरी सदन होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां का निचला सदन होता है। और सरकार की संसदीय पद्धति में विधायिका और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। कहां पे? अमेरिका में। तो ये तीनों देशों के संसद के बारे में आप समझ गए। अतः हमारे यहां संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन में संसद की ताज की तरह है। हमारा राष्ट्रपति जो है, जो ब्रिटेन के संसद के ताज होते हैं, यानी जो ब्रिटिश के राजा या रानी जो भी है उनकी तरह होता है राष्ट्रपति। भाग नहीं लेगा, सब कुछ नहीं करेगा, लेकिन उनके हस्ताक्षर के बिना कुछ भी पास नहीं होगा, कोई भी कानून नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर भी जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता। यह अमेरिका के बारे में निचला लाइन था। दोनों सदनों की संरचना के बारे में देखिए। जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदन, उनकी संरचना कैसी है, उसमें क्या होता है। राज्यसभा, पहले उच्च सदन के बारे में देखिए। राज्यसभा ये हमारा उच्च सदन है, ठीक है। और उच्च सदन में क्या होता है? उच्च सदन में जो हमारे संघ व राज्य के जो संघ और राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, यानी जो मुखिया हैं, वही इसमें भाग लेते हैं इसके सदन में। तो क्या कह रहा है कि राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। राज्यसभा की संरचना, ये हेडिंग है। इसमें क्या कह रहा है कि राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो 250 निर्धारित है। और इनमें 238 सदस्य राज्यों व राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य होते हैं इसमें जो राष्ट्रपति जिनको मनोनीत करता है। जो कला विज्ञान इन सब क्षेत्रों से आते हैं 12 सदस्य होते हैं। और 250 होते हैं जो राज्यसभा के। आगे देखिए, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यसभा के बारे में और राज्यों व संघ राज्य के सीटों के बारे में हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में। तो ध्यान रखेंगे। अब दोनों सदनों की संरचना में अब राज्यों का प्रतिनिधित्व है। पहले इसके बारे में पढ़िए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व, कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। और राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, जबकि त्रिपुरा से केवल 1 सदस्य है, क्योंकि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर इनका बंटवारा होता है। और उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है तो 31 सदस्य, और त्रिपुरा छोटा राज्य है तो वहां से 1 ही सदस्य है। और अमेरिका में सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है, जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है अमेरिका में। भारत में जनसंख्या के आधार पर होता है। अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के स्थान पर सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिला और हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर। और अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं और प्रत्येक राज्य को 2 सीटें प्राप्त है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हर राज्य से जनसंख्या के अनुसार अलग अलग सीटें हैं। संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, ये देखिए, वो तो राज्यों का था, अब संघ क्षेत्रों में कि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाता है और यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यहां भी होता है। और 9 संघ राज्य क्षेत्रों में सिर्फ 3, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी,
जम्मू एवं कश्मीर के प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं और अन्य 6 संघ शासित क्षेत्र प्रदेशों में जनसंख्या तुलनात्मक रूप से काफी कम होने के कारण राज्यसभा में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। और नामित या निर्देशित सदस्य भी कुछ होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ऐसे 12 सदस्य, कुछ तो राज्यों से आते हैं, कुछ संघ से आते हैं, और कुछ जो 12 नॉमिनेटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या निर्देशित करता है। किसके क्षेत्र से? देखिए, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, इन सब विषयों के संबंध में जिनको विशेष ज्ञान है या जिसको अनुभव है, इन्हीं लोगों में से 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। और ऐसे व्यक्तियों को नामांकित करने के पीछे उद्देश्य है कि नामी या प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सकेंगे। और यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी सीनेट में कोई भी नामित सदस्य नहीं होता है। इन सारे पॉइंट का ध्यान में रखेंगे। लोकसभा की अब संरचना देखिए, वहां उधर तो आपने राज्यसभा का देखा, अब इधर लोकसभा के बारे में देखिए कि लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है और इनमें से 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और 20 होंगे संघ या उनके राज्यों के प्रतिनिधि। क्लियर? कि लोकसभा में कितनी अधिकतम संख्या होगी? 552, जिसमें से 530 राज्यों के होंगे और 20 होंगे संघ राज्य क्षेत्रों के, हमारे यूनियन टेरिटरी के। और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को इसमें राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है, मनोनीत करता है। और वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। टोटल 552 है, लेकिन वो वर्तमान में केवल 545 सदस्य हैं। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट। अब इसमें लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। जो भी इसके प्रतिनिधि होते हैं कि राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के द्वारा लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनाव करती है। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और जिसे संविधान या विधिक उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया हो, उसको वोट देने का अधिकार होता है। और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने हेतु आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 वर्ष था, लेकिन हमारा जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में, उसके द्वारा जो वोट डालने का अधिकार का उम्र 21 साल था, उससे उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया है। आगे देखिए, और इसमें संघ राज्यों से कौन कौन आते हैं कि संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। और इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं आम जनता के चुनाव के द्वारा, जैसे राज्यों में होता है। और नामित जो नॉमिनेटेड होते हैं उनके लिए, अगर एंग्लो इंडियन समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति इस समुदाय के 2 लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है। और शुरुआत में यह उपबंध 1960 तक के लिए थी, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में इस उपबंध को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस बार 2020 तक के लिए लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सदस्यता के लिए। आगे देखिए, लोकसभा की चुनाव प्रणाली क्या है लोकसभा की चुनाव प्रणाली? लोकसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित कुछ पहलू निम्नलिखित हैं कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के लिए सभी राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इस संबंध में संविधान ने 2 उपबंध कराए हैं। पहला कि लोकसभा की सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। और यह उपबंध उन राज्यों पर लागू नहीं होता जिनकी संख्या 60 लाख से कम होगी। जिस राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी, उन राज्यों में यह नियम लागू नहीं होगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या के अनुपात के समक्ष राज्य में एक यथासाध्य हो। और संक्षेप में संविधान इसको सुनिश्चित करता है, क्या राज्यों के बीच
और उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच जिसमें प्रतिनिधित्व एक रूपता हो। और जनसंख्या से आशय अंतिम जनसंख्या की गणना से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, यानी 2011 में जो जनगणना है उससे लिया जाएगा। अभी बीच में बढ़ गया होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन होता है। क्या, ये देखिए कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन किया जाता है लोकसभा की चुनाव प्रणाली का। क्या, राज्यों को लोकसभा के स्थानों में आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, और संसद को यह अधिकार है, यहां पे होगा ना, ये छूट गया है, और संसद को यह अधिकार है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण कर सकती है। और इसके तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम भी लागू किए थे। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया है, और 1971 के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के समय में, ठीक है ना। और इस प्रतिबंध को और 84वें संविधान संशोधन 2001 में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें बात कह रहा है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह 1991 की जनगणना की संख्या के आधार पर देश के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन और संयुक्तिकरण कर सकती है। और बाद में 87वें संविधान संशोधन 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर करने के लिए कहा गया, न कि 1991 की जनगणना के आधार पर। हालांकि इस तरह के बदलाव राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन की संख्या को बिना बदले किए जाते हैं। अब इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सीटों के लिए भी आरक्षण है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये देखिए कि हालांकि अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाता है, और अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। और 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया, और 87वें संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया है। और इसी के साथ कुछ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। इसके तहत के क्या होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हालांकि संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो लोकसभा में नहीं, और इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने को आधार बनाया गया है। और प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भूभागी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखेंगे जो इसका चुनाव होता है। और क्या कह रहा है इसके बारे में, अतः ऐसे निर्वाचन क्षेत्र को एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, और इस पद्धति के तहत जिस प्रत्याशी को अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। और प्रतिनिधित्व की सामान्य बहुमत पद्धति का यह प्रतिनिधित्व पूरी चुनाव प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित नहीं करता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है, और इस व्यवस्था के तहत लोगों के सभी वर्गों को अपनी संख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलता है, यहाँ तक कि सबसे छोटी जनसंख्या वाले वर्ग को भी विधानमंडल से इसका हिस्सा में मिलता है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व दो प्रकार के होते हैं, जिनके नाम है एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था एवं सूची व्यवस्था, और दूसरा है सूची व्यवस्था। और भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए पहले प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है, यानी एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को। और यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की वकालत की थी, लेकिन इसे संविधान में दो कारणों से नहीं अपनाया गया। ठीक है, कौन कौन से, पहला
मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझने में कठिनाई, क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है, और बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता। तो ये सारे पॉइंट। और इसके अलावा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के निम्नलिखित दोष भी हैं। कैसे? कि यह काफी खर्चीली व्यवस्था है, इसके उपचुनाव का यह कोई अवसर प्रदान नहीं करती, यह मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता को कम करती है, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, और यह अल्पसंख्यक और सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है, यह पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है, एवं मतदाताओं के महत्व को कम करती है। दोनों सदनों की अवधि क्या होती है, लोकसभा और राज्यसभा के? ये देखिए, राज्यसभा की क्या अवधि होती है, ये देखिए। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित हुई थी, एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी यह एक अस्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये निरंतर चलती है राज्यसभा, ये कभी विघटित नहीं होता, और इसके जो 1/3 सदस्य हैं वो हर दूसरे वर्ष, हर 2 साल पे वो रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त। ये सीटें चुनाव के द्वारा फिर भरी जाती हैं, और राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में मनोनयन भी होता है, और सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं और नामित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सेवानिवृत्त हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्या कह रहा है? संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के लिए पदावधि निर्धारित नहीं की थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था, और इसी के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर संसद ने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल की होनी चाहिए, और इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों की पदावधि कम करने का अधिकार दिया है, और पहले बैच में यह तय हुआ कि लॉटरी के आधार पर सदस्यों को सेवानिवृत्त किया जाएगा, और इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति के आदेश को शासित करने वाले उपबंध बनाने का अधिकार भी दिया गया है। अब लोकसभा की अवधि के बारे में देखिए, उधर राज्यसभा का आपने पढ़ा, अब लोकसभा के बारे में पढ़िए कि राज्यसभा से अलग लोकसभा जारी रहने वाली संस्था नहीं है, हमेशा नहीं चलती है। सामान्य तौर पर इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए ही होती है, और इसके बाद यह खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 साल के पहले किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार भी है, और इसके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा लोकसभा की अवधि आपात की स्थिति में एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई भी जा सकती है अगर कोई इमरजेंसी है तो, लेकिन इसका विस्तार किसी भी दशा में आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। अगर आपातकाल में 1 साल के लिए बढ़ाया भी गया, और अगर आपातकाल खत्म हो गया तो अगर अधिक बढ़ा तो 6 महीने और बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं, किसी भी स्थिति में। संसद की जो सदस्यता है उनके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं, योग्यता क्या होनी चाहिए? कि संविधान ने संसद में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की हैं, यानी योग्यता, कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी कि वह अपनी शपथ में सौगंध लेता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा, वह भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, और उसे राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उम्र की योग्यता है कि राज्यसभा में 30 वर्ष से कम मतलब 30 वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा मांगी गई, जो संसद का है वो। अब क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संसद ने निम्नलिखित अन्य अर्हताएं यानी योग्यताएं निर्धारित की है 1951 के द्वारा। क्या क्या? पढ़िए कि उस व्यक्ति को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, उस निर्धारित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, और यह लोकसभा राज्यसभा दोनों के निर्वाचन के लिए अनिवार्य है कि वह उस संघ या राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और वर्ष 2018 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए यह बात समाप्त कर दी, और बाद में वर्ष 2006 में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार के इस निर्णय को वैध ठहराया है। और यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है
तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य भी होना चाहिए। और हालांकि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य उन सीटों के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और इनके लिए निर्हताएं कौन सी हैं, कौन सी अयोग्यता है कि कौन से लोग संसद के सदस्य नहीं बन सकते। इस संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता जब क्या कि यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद को धारण करता है। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वो किसी पद पर नहीं होना चाहिए संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर। यदि वह विकृत चित्त है, अगर वो विकृत चित्त यानी मेंटल है, मतलब मानसिक रूप से विकार में है, अगर न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है तो वह, और यदि वह घोषित दिवालिया है बैंक की तरफ से, बैंकक्रप्ट, तो वो लोग इसमें नहीं, ये लोग योग्य नहीं है संसद की सदस्यता के लिए। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा को भी स्वीकार किए हुए है, तो वो लोग नहीं बन सकते। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अगर हटा दिया जाता है तो वो लोग इसके लिए योग्य नहीं है। और संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा कुछ और भी योग्यताएं बताई हैं, अयोग्यताएं जिनके द्वारा वो संसद के सदस्य नहीं बन सकते। राज्यसभा लोकसभा किसी के क्या कि वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। अगर दोषी करार दिया गया तो बन जाएगा, तो नहीं बनेगा। उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, परंतु प्रतिबंधात्मक निषेध विधि के तहत किसी व्यक्ति या बंदीकरण निर्हता नहीं है, तो वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो, तब वो बन सकता है। और उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में कोई दिलचस्पी न हो, वह निगम के लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक पद पर न हो जिसमें सरकार का 25% हिस्सा होता है, उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो, उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो, उसे इनमें छुआछूत, दहेज व सती जैसे सामाजिक अपराधों के प्रसार में संलिप्त न पाया गया हो, तभी वो संसद सदस्य बनने के योग्य है। और क्या कह रहा है कि किसी सदस्य में उपरोक्त निर्हताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा, यद्यपि राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। और दल बदल के आधार पर भी योग्यता है, मतलब अयोग्यता है क्या कि संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से अगर हटाया जा सकता है अगर उसे 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार दल बदल का दोषी पाया गया हो, यानी सदस्यों को दल बदल विधि के निम्नलिखित उपबंधों के तहत निर्हा करार दिया जाता, मतलब अयोग्य करार दिया जाता है। क्या कह रहा है आगे देखिए ध्यान से। इस आधार पे उनको अयोग्य बताया जाएगा कि अगर वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया है, तो, और अगर वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है, तो, और अगर निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो फिर, और अगर कोई नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है उसके बाद। और 10वीं अनुसूची के तहत निर्हता के सवालों पर, मतलब अयोग्यता के सवालों का निपटारा राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष का करता है, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सभापति या अध्यक्ष, यानी लोकसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के द्वारा की जा सकती है। इन सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये उसका वो कोई टॉपिक था जो वहां से वो हिल गया था। आज का टॉपिक यहीं से समाप्त होता है, जो आज हमने भारत के संसद के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा कुछ स्लाइड गड़बड़ हो गया, इसके बाद की पीपीटी आई नहीं कुछ, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा क्यों। तो चलिए कोई नहीं, इसके बाद का जो है इसके बाद का हम लोग कल पढ़ेंगे। शायद पीपीटी कहीं से करप्ट हो गई और ये आ नहीं पाई है पूरी तरीके से, तो कल हम लोग इसके बाद का टॉपिक कवर कर लेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।